हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का आज फर्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसकी हेडिंग हालांकि मैंने आपको पहले नहीं लिखवाई थी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल सरल है, 2 लाइन का डेरिवेशन है और बोर्ड में सबसे सिंपल पेपर आया तो ये आ सकता है, इसलिए इसको हल्के में ना लें आप लोग। तो हमारी हेडिंग है आज की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या हेडिंग है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़े, विद्युत क्षेत्र पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है या विद्युत विभव पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, ढंग से सवाल पढ़े आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके अंदर क्या होगा देखो आप लोग, बता देता हूं मैं आपको। किसी भी डेरिवेशन को करने का पैटर्न क्या रहता है? सबसे पहले चित्र बनता है, डायग्राम बनता है, उसके बाद में उसकी आती है भाषा, लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग, उसके बाद में वो डेरिवेशन, समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लास्ट में होते हैं उसके केस, और सबसे लास्ट में हम लोग बनाते हैं ग्राफ। ये रूल होता है बच्चों, किसी भी डेरिवेशन को करने का। आप लोग रफ में लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले चित्र बनता है, डायग्राम बनता है, फिर उस डायग्राम की लैंग्वेज आती है, उस चित्र की जो भाषा है वो आती है, उसके बाद में हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद में केस करते हैं और लास्ट में जाके ग्राफ करते हैं, जब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। हमारे पास में क्या है कि एक बिंदु है O, यहां पर ये जो बिंदु है वो है O, ये जो पॉइंट है वो है O। यहां पर एक चार्ज रखा गया है, दैट इज +Q, ठीक है। और यहां से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, यहां से यहां तक R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहां पर इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। और हम ये मान रहे हैं कि यहाँ P पर एक Q0 एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा है, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पड़ा है। अब इन दोनों में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा, यानी फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन को मैं इधर दिखा देता हूँ, बाहर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा ना, दोनों प्लस प्लस है, इसलिए वेक्टर F। ये हो गया इसका डायग्राम। और इस साइड में ही वेक्टर E की डायरेक्शन भी आएगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन। एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ कि डेरिवेशन में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। मीन्स डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अब इस डेरिवेशन की चित्र की भाषा क्या आएगी वो मैं बोलता हूं, आप लोग सुनना है, ठीक है। और ये जो भाषा है वो आपको इस वीडियो को देख के ही लिखनी है। रफ कॉपी में अभी लिख लो आप लोग भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आप लोग फेयर कॉपी में इस रफ कॉपी को देख के लिख लेना, समझ गए? जो चित्र की जो भाषा है ना, डायग्राम की जो लैंग्वेज है वो मैं अभी बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो आप रफ कॉपी में लिख लो और आपको समझ में भी आ जाएगी। फिर जब फेयर में करो तब आप वहाँ पे फेयर कॉपी में यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं लिखूंगा तो बेटा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, 2 बजेगा, ठीक है। और तो इसके अंदर देखो, जैसा चित्र मैंने बनाया वो आपको लिखना है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि चित्र, पहले समझा देता हूँ। चित्रानुसार माना कि O मूल बिंदु है जहाँ पर +Q धनावेश स्थित है, ठीक है। इस O बिंदु से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है जहां Q0 एकांक धनावेश परीक्षण आवेश स्थित है। अब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का, इसलिए दिशा बाहर की ओर आ गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी चित्र में दिखाई गई है। ये भाषा लिखनी है आपको। क्या लिखनी है एक बार और हिंदी में बोलता हूँ। चित्रानुसार माना कि O मूल बिंदु है जहां पर +Q धनावेश स्थित है, एक आवेश स्थित है, बिंदु आवेश स्थित है। और यहां से O बिंदु से R दूरी पर कोई अन्य बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। और इस P बिंदु के ऊपर ही, P बिंदु पर ही क्या है? Q0 एकांक धनावेश परीक्षण आवेश स्थित है। आप वीडियो को रिवाइंड कर करके आराम से देख लो, सुन लो, ठीक है। और बल की दिशा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यहाँ आपको लैंग्वेज अब इंग्लिश में बताता हूँ। लेट अस कंसिडर दैट O is origin or O is a point where +Q positive point charge is situated. O is a point where +Q point charge is situated. From point O at distance R, there is another point P where we have to find the intensity of electric field
or we have to find the value of electric field. And at point P there is Q0, that is unit positive test charge, and the direction of force and direction of electric field is outside. बस ये लिखना है आपको। फिर से एक बार बोल देता हूँ, लेट अस कंसिडर दैट, हर डेरिवेशन की लैंग्वेज यहीं से स्टार्ट होगी। लेट अस कंसिडर दैट O is a point where plus Q point charge is situated. From point O at distance R there is a point P where we have to find the intensity of electric field due to this plus Q charge. Okay, and at point P there is Q0 unit positive test charge. सीधी बात है, O बिंदु है, O पॉइंट है, वहां पे प्लस Q चार्ज पड़ा है, और यहाँ से R डिस्टेंस पे ये प्लस Q तो है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, Q0 है एकांक धनावेश परीक्षण आवेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दोनों के बीच दूरी R है, डिस्टेंस R है। बस अब हमको सीधा सीधा क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ डेरिवेशन के लिए, कि इसके अंदर कुलाम का नियम लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कुलाम का नियम लगा के बल ज्ञात कर रहे हैं। कुलाम का नियम, कुलाम के नियम से, ऐसे लिख दो, बाय कुलाम्स लॉ, बाय कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अंदर क्या है, देखो आप में से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे कि आज वाला वीडियो कल तक तो देख ही लेते हैं, कल वाला परसों तक देख ही लेते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर तो देख ही लेते हैं बच्चों। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने साथ धोखा ना करें, खुद के साथ पढ़ाई करें आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले F इज इक्वल टू के, Q1 की जगह मेरे पास चार्ज है Q, Q2 की जगह मेरे पास चार्ज है Q0 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है, मैं तो कहता हूँ ये डेरिवेशन है ही नहीं, ऐसे डेरिवेशन का नाम है, लेकिन है तो इसलिए करना पड़ेगा। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, दो ही लाइन का है ये, बाय डेफिनेशन ऑफ, एक ध्यान रखना ये स्पेलिंग डेफिनेशन होता है, आज दिन तक आप यही सोचते होंगे डेफिनेशन होता है, यू कैन सर्च ऑन गूगल डेफिनेशन, ये सही है, एन ए नहीं आता है, एन आई आता है, सही है ये, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ ना आपको टॉपिक वाइज भेज रहा हूँ। अब कोई टॉपिक मान लो 20 मिनट में खत्म हो जाता है तो टॉपिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। कोई 1 घंटा लगेगा, किसी में 1.5 घंटा लगेगा, इस हिसाब से। तो E बराबर, E का सूत्र होता है हमारा F बटा Q0, सबको पता है, ये हमने पार्ट की जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब कुछ नहीं करना, ये जो F की वैल्यू है ना वो इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये F है, ये E है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो E इज इक्वल टू, F की जगह रख दिया मैंने के Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q0 जो है वो पहले से अपनी जगह पे पड़ा है। यहाँ पे देखो आप लोग क्या किया मैंने, ध्यान से देखना इधर हो, मैं बताता हूँ क्या किया। E बराबर, तो ये रहा E, ये रहा बराबर, वो जो F है ना उसकी जगह ये वैल्यू रख दी के Q0 अपॉन R स्क्वायर, के Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये भाग में अपॉन में Q0 था ना वो एज इट इज अपनी जगह ही पड़ा है भाग के अंदर। तो अब ये Q0 से Q0 कट गया, तो E का आंसर क्या आ गया बच्चों, के Q अपॉन R स्क्वायर। याद रखना आप लोग इस फाइनल आंसर को, ये आगे से आगे चलते रहेंगे। ये आंसर आ गया बच्चों इसका। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि दो हमको क्या करने पड़ेंगे डेरिवेशन में, देखो डायग्राम बन गया, लैंग्वेज जो मैंने बोली वो आपको लिखनी है, और ये डेरिवेशन हो गया। अब क्या होंगे, 2 केस होंगे और उसके बाद में 2 ग्राफ बनेंगे। तो केस नंबर 1 हमेशा के जैसे वही होगा। एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ स्क्रीन का, आप आराम से देख लो, इस टॉपिक को देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड्स, टेक योर टाइम एंड वॉच। अब मैं इसके केस कर देता हूँ और ग्राफ बना देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था ये हमारा। दस सेकेंड और देख लो।
ओके, अब हम कर रहे हैं इसके केस। देखना इधर, केस नंबर 1। सबको पता है निर्वात के अंदर क्या होगा, यानी कि वैक्यूम के अंदर के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो ई निर्वात कितना हो जाएगा, ई वैक्यूम जो हो जाएगा, सेम कल के जैसे करना, सिर्फ वैल्यू रख के बतानी है। ई वैक्यूम इज इक्वल टू के की जगह 1/4πε0 Q/r²। एंड केस नंबर 2, माध्यम में, मीडियम में k इज इक्वल टू 1/4πε0 तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो ई माध्यम कितना आ जाएगा भाई, ई मीडियम कितना आ जाएगा, बिल्कुल 1/4πε0 और Q/r²। ये आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ सबको दोनों केस समझ में आ गए होंगे। यहाँ से जो कंक्लूजन हमारा निकल रहा है, आप यहाँ डेरिवेशन में देखो, ई समानुपाती 1/r², मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसमें 2 ग्राफ बनेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। एक में काम करूँगा इस बार संडे को, आपको ग्राफ बनाना सिखा दूंगा कि भाई जो बेसिक होता है ग्राफ का, कि दुनिया के सारे ग्राफ कैसे बनते हैं, वो 15-20 मिनट में सिखा दूंगा। तो एक ग्राफ तो बनेगा ई व आर में, मीन्स ई एंड आर, उनके बीच में ग्राफ बनेगा। तो कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। दोनों जो है वो व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है उसका जो ग्राफ बनता है कर्व बनता है, वक्र बनता है। कैसा बनता है, वक्र बनता है, क्योंकि हर डेरिवेशन के अंदर हमको ग्राफ बनाना ही बनाना है। ओ एक्स वाई ई आर, तो कैसा बनेगा, वक्र बनेगा, कर्व बनेगा। और ऊपर एज इट इज, वो जो ऊपर कंडीशन है वो लिखनी है। ये कैसे बना, ये मैं आपको संडे को एक काम करूंगा, पूरे कोर्स के सारे ग्राफ सिखा दूंगा, बेसिक सिखा दूंगा, आपको ग्राफ ऑटोमेटिकली बनाना आ जाएगा। वैसे जो मेरी स्कूल वाले हैं और जो मेरे से अभी तक वो मेरी स्कूल वाले जो, उनको तो मैं हाथों हाथ ही पढ़ा देता हूँ, 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे तो अपनी स्कूल का कोई है नहीं सारे आप लोग दूसरी स्कूल के ही हो, इसलिए मैं आपको संडे को वापस सिखा दूंगा। दूसरा जो ग्राफ बनेगा, ये तो पहला बन गया कंप्लीट। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ई व 1/r² में, मीन्स ई एंड 1/r² के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, ई और 1/r² ये दोनों तो समानुपाती है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो बनता है सरल रेखा ग्राफ। काफी लोगों को उम्मीद करता हूँ आते होंगे ग्राफ बनाने। सीधी बात है, अगर समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सरल रेखा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कर्व ग्राफ बनेगा, वक्र, जो ये अभी ऊपर बना है। अब कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता चला ये कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो बेटा इधर ई ऊपर लिखा हुआ, इधर आर नीचे लिखा हुआ, तो व्युत्क्रमानुपाती तो हुआ, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो हुआ। अब बोले सर आप यहाँ ई और 1/r², तो ये ई इधर ऊपर लिखा हुआ है और 1/r² पूरा 1/r² तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, इसलिए सरल रेखा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r² और ई, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा यहाँ पे। और ऊपर वही की वही कंडीशन लिखनी है जो हमने ऊपर अभी लिखी थी पहले, वो चेंज नहीं होगी, ये आप लोग ध्यान रखें। मैं पूरी स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ, आराम से आप पूरे डेरिवेशन को देख लो। ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हो गया। मैं आपको टॉपिक वाइज ही भेज रहा हूँ वीडियो जो आ रहे हैं ना अभी तक। अभी तो पर डे एक टॉपिक आ रहा है, धीरे धीरे अपन 2 टॉपिक करेंगे पर डे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग प्रॉपर पढ़ नहीं रहे हो बेटा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ना तो आप वर्क चेक करवाते हो, ना आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो। तो बेटा ऐसा ना करें। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेली काम चेक करवा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चंस भी मेरे को व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं आप में से, बाकी लोग भी अच्छे बने, ठीक है। और मेहनत करें बच्चों, नहीं तो ये सब्जेक्ट है ना बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। चलिए थैंक यू, पूरा डेरिवेशन देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। आज ये एक ही वीडियो आएगा और जो 11th चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है वो परसों आएगा। कल आप लोगों को मैं
जो अपना सेकंड जो चैप्टर है वो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी पूरा अपलोड कर रखा है बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी अपलोड पूरा कर चुके हैं हम लोग। जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसको हम ऑलरेडी पूरा अपलोड कर चुके हैं, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की जो मैं लिंक है वो आपको सेंड कर दूंगा, तो कल आप लोग उसी को देख लेना। और हम लोग अब सीधा थर्ड शुरू करेंगे, क्योंकि सेकंड यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक तो डेरिवेशन बचा हुआ है अपना, ये वाला जो आखिरी में करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और कल आपके 11th चैप्टर का शाम को टेस्ट भी है बच्चों, ठीक है, 5-1 बजे। मैं आपको मतलब दिन में ही पेपर सेंड कर दूंगा, आप लोग शाम तक कर लेना, ठीक है। कल थोड़ा हमारे यहाँ पे फंक्शन है इसलिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक तो ये डेरिवेशन बचा हुआ है अपना, जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा जो हमने विद्युत बल रेखा पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसके डायग्राम भी बाकी है बच्चों, वो आपने याद ही नहीं दिलाया, मुझे याद आ गया। और इसके अलावा 3 छोटी चीज़ें हैं, आवेशन की प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस, ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन, फ्रिक्शन और कंडक्शन यानी चालन, और वो दूसरा कौन सा है, चालन हो गया एक, तो एक घर्षण हो गया, एक आवेशन, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। तो उनके बारे में शॉर्ट में पढ़ना है हमको, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ऑफिशियली आज अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, मतलब डेरिवेशन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बचेगा क्या, एक तो विद्युत बल रेखाओं के डायग्राम और एक वो 3 छोटी छोटी चीजें बनेगी। तो चलिए आज का, और ये अब ये जो डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सरल है और इसको कोई पढ़ाता नहीं है इस डेरिवेशन को, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान से समझना पैडिंग, एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फोर्स एंड टॉर्क, इस डेरिवेशन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना आप इस डेरिवेशन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो पेपर को इजी करने के चक्कर में क्वेश्चन दे सकता है बच्चों। जब मैं 12th में था ना 2008 में, जब ये क्वेश्चन मेरा भी आया था तो सबसे पहले आप लोगों को समरूप विद्युत क्षेत्र बनाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समांतर लाइनें, और जैसे मैंने दूर दूर बनाई है ना, आपको भी दूर दूर बनानी है, इतनी भी दूर दूर नहीं, 5 लाइनें बनानी है आपको। ये हो गया वेक्टर ई, ये हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ये पड़ा है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू विद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू कुल दूरी 2 है, ये वेक्टर पी की दिशा है, ठीक है। अब देखना इधर, यहां से हम एक परपेंडिकुलर अभिलंब बनाएंगे थीटा कोण पर, ये हो गया ए, ये बी, और ये बिंदु हो गया ओ, ये 90 डिग्री का कोण, ये है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बी ओ। कोई बता सकता है इस बी ओ की वैल्यू कितनी होगी? अभी बताता हूँ मैं। इसके लिए हम लोग इसमें लगाएंगे साइन थीटा, क्या लगाएंगे, साइन थीटा, वहां से निकालेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर बल F1 QE, ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि E बराबर क्या होता है, F बटा Q, तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, यहाँ से आया, E पे वेक्टर, F पे वेक्टर, और माइनस के कारण इधर आ जाएगा F2 माइनस Q वेक्टर E। आई बात समझ में? अब इसकी भाषा बोलता हूं, सुनना ध्यान से। चित्रानुसार माना कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, और भाषा इंपॉर्टेंट है लिखनी है।
चित्रानुसार माना कि समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, लेट अस कंसिडर दैट वेक्टर ई इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इन विच माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आज प्लेट इज प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस 2a। मीन्स जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित होते हैं। और वेक्टर p जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। वेक्टर p इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आगे डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह देता हूँ ये आएगा इस साल, लिख लो। ठीक है, फर्स्ट प्लस क्यू आवेश के कारण बल फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, ये प्लस के कारण बाहर आ गया, ये माइनस के कारण अंदर चला गया। तो F1 इज इक्वल क्यू वेक्टर ई, ये वैल्यू इक्वेशन 1। दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण बल फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू F2 माइनस क्यू वेक्टर ई, इक्वेशन 2। दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत, यानी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। सो टोटल फोर्स, कुल बल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। लेकिन बल आघूर्ण इसके ऊपर लगेगा, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र अगर है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो टोटल फोर्स 0 होगा, कुल फोर्स 0 होगा, केवल टॉर्क लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न है, ये रहा 10वां। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या लगेगा? केवल बल आघूर्ण लगेगा, क्योंकि बल तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो क्या लगेगा? ओनली टॉर्क लगेगा। फोर्स तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? और बहुत जल्दी आपका ब्लूप्रिंट आने वाला है फिजिक्स का, कुछ ही दिनों में आने वाला, जो नया मॉडल पेपर आने वाला है ना, जिसके हिसाब से इस साल का पेपर आएगा, बस मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, आज ही पेपर में आया है कि वो आने वाला है 2-3 दिनों में। अब कुल बल, टोटल फोर्स F बराबर F1 प्लस F2, तो वेक्टर F बराबर इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 QE प्लस माइनस QE, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो हो गया कुल बल 0। ये आंसर आ गया बल का, यानी नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0, कुल बल का मान हो गया 0। ओके, अब आगे देखो, अब क्या आ गया? बल आघूर्ण, टॉर्क, उसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क का सिंबल ये होता है, फोर्स हो गया F इंटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वो ये हो गया OB। तो अब टॉर्क बराबर F की वैल्यू तो ये पड़ी, कोई भी एक फोर्स हो, यू मत कि 0 रख देवे, QE इंटू OB। अब OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर हम लगाएंगे ट्राइंगल AOB में साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया OB अपॉन बेस, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस कर्ण 2a। तो OB बराबर कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? QE इंटू 2a साइन थीटा। और सबको पता है 2aq को क्या लिख सकते हैं? P। तो यहाँ पर ये रहा 2, ये रहा a, ये q, उसकी जगह P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पीछे बचा E और ये बच गया साइन थीटा। एक आंसर तो ये आ गया। इसके आगे देखना, मैं इसके आगे यहाँ कर देता हूँ, इसके आगे देखना क्या आंसर आया? टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। और सबको पता है A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं? AB साइन थीटा। ये वेक्टर का रूल है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? P क्रॉस E, सदिश गुणनफल, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इधर भी सदिश लग जाएगा, ये सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में। अब इसके दो केस, केस से पहले इसके टॉर्क की दिशा बता देता हूँ मैं आपको। टॉर्क की दिशा,
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इसकी दिशा ये होती है, वेक्टर ई इधर था, वेक्टर पी इधर था, तो ये इधर नीचे आ जाएगी परपेंडिकुलर, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई नीचे की तरफ। समझ गए? इसका मैं बड़ा डायग्राम भेजूंगा नोट्स में। चलो यही बना देता हूँ बड़ा, देखना आप लोग कैसा बनता है। ये वेक्टर ई इधर था, वेक्टर पी इधर था, और ये दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत नीचे की ओर, यहाँ लिख देंगे टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। ये दोनों के बीच एंगल थीटा। ये कहाँ से आया? अब ये भी किया, ये देखो ये रहा वेक्टर ई सब इधर जा रहा, देखो ये रहा, और वेक्टर पी ऐसे जा रहा तिरछा, दोनों के बीच एंगल थीटा। तो इसकी दिशा जो हो जाएगी, टॉर्क की दिशा जो हो जाएगी, वो हो जाएगी टॉर्क की दिशा, वो वेक्टर ई वो वेक्टर पी के तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेंच नियम से होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इन डायरेक्शन ऑफ perpendicular to vector E and vector P by screw rule, cork screw rule। ये है इसके अंदर। समझ गए आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबको दिशा डायरेक्शन समझ में आई होगी। अब दो केस है इसके। केस नंबर 1 इधर कर देता हूँ केस। थीटा बराबर 0 डिग्री, इसको बोलते हैं, चलो पहले वैल्यू निकाल देते हैं। चलो लिख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, याद रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी स्थायी साम्य अवस्था। अलग से पूछता है इस प्रश्न को। 4 नंबर का कैसा बनाएगा? 1 नंबर में परिभाषा किसी की, द्विध्रुव आघूर्ण की, 2 नंबर का डेरिवेशन, और 1 नंबर में केस। ये ध्यान रखना। तो थीटा 0 है, तो टॉर्क बराबर कितना था? पीई साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। दूसरा केस नंबर 2, थीटा बराबर 180 डिग्री, उसको कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। याद रखना है इनको। अस्थायी साम्य अवस्था, तो टॉर्क बराबर पीई साइन 180 डिग्री। साइन 180 का मान होता है 0, तो भी टॉर्क बराबर हो गया 0। तीसरा केस, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इस समय क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा 1, मतलब पीई। और ये मैक्सिमम, ये अधिकतम वह मान होता है। ये भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है तीसरे केस का। आज वाले वीडियो को 2 बार देखना है। ये रहा, एक समान विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्य अवस्था में होता है? यानी व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोस्ट स्टेबल। तो स्थायी साम्य अवस्था में जब वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच में कोई कोण नहीं हो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो, दोनों एक ही दिशा में हो, समांतर हो, पैरेलल हो। ठीक है। दूसरा सवाल यहीं पर ही है, एक समान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल कितना होगा? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? ये रहा, परिणामी बल 0, रिजल्टेंट फोर्स 0। ये है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आ गई होगी। एक बार जूम आउट कर देता हूँ इसको। तो ये तो था चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हमारा। चैप्टर नंबर 1 में परसों मैं आपको बता दूंगा कि वो इसके जो चित्र है ना, वो विद्युत बल रेखा के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो बता दूंगा। और वो आपको परसों ही आपको 3 डेफिनेशन और बता दूंगा, वो प्रेरण और वो वाली सारी जो स्टार्टिंग में चैप्टर के आती नहीं है, वो एग्जाम में टेंशन मत करो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेंगे 5 मिनट का वीडियो बना के। ठीक है। अब हम लोग परसों से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्यों करेंगे? क्योंकि सेकंड जो चैप्टर है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी पूरा का पूरा अपलोड है, 3 वीडियो उसके बाकी है,
वो मैं आपको अलग से अपलोड करवा दूंगा, मतलब समझ गए। तो उसको आप डेली का एक दो डेली का देखना शुरू कर देना, ठीक है। और कल 11 चैप्टर का टेस्ट है बेटा, ठीक है। कल 11 चैप्टर का वीडियो नहीं आएगा, कल हमारे थोड़ा फंक्शन है इसलिए। और कुछ जल्दी दिनों में आपका बोर्ड का ब्लूप्रिंट आने वाला, जो नया वाला, उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।